एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स का क्विज एंड क्विज होगा अगेन एज यू ऑल नो जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ 15 क्वेश्चन आंसर्स। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं एंड अगेन अगर डिस्कशन के बाद भी आपको आंसर क्लियर नहीं होता यू कैन वेरी वेल कॉमेंट दैट एंड कॉमेंट योर स्कोर्स ऑल्सो। तो यहाँ पे एज आई ऑलवेज से कि आप अफोर्ड कर सकते हैं गलती करना, बट एग्जाम में आप गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि द सिटी और रीजन ऑफ खरसन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ ए मिडिल ईस्ट, बी सेंट्रल एशिया, सी यूरोप, डी साउथ ईस्ट एशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूरोप। तो खरसन सिटी के ऊपर या खरसन रीजन की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी रिसेंटली, तो उसका लिंक मैं आपको अभी दे दूंगी वीडियो के अंदर ही, तो आप उसे जाकर अगर इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बट अभी आंसर के डिस्कशन के लिए बेसिकली इट इज फॉलोइंग इन द यूरोपियन एरिया। तो अब ये ऐसा टाउन है या ऐसा एरिया है जो नाइप्रो रिवर जो है इक्वली इसको बाइसेक्ट करती है इस एरिया को फ्रॉम द मिडल। एंड क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अब जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी तो इट वाज द फर्स्ट सिटी आप कह सकते हैं या फर्स्ट ऐसा एरिया जिसको रशिया ने कैप्चर किया था एंड टिल नाउ वो कैप्चर किया हुआ था। एंड नाइप्रो रिवर से क्या हो रहा था, सप्लाईज पहुंचाना टुवर्ड्स द डोनेस्क एंड लुहांस्क जो कि टुगेदर इट फॉर्म्स डॉनबास रीजन, वहां पे बहुत इजी हो गया था। ठीक है, मोर ओवर यहाँ पे अब न्यूक्लियर वॉर के चांसेस जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि पाक प्लांट जो है वो भी कहीं ना कहीं रशिया के अब कब्जे में आ गया था। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइप्रो रिवर अगेन आई टोल्ड यू कि सप्लाईज पहुंचाना बहुत ज्यादा आसान हो गया था। तो रशिया के लिए भी ये एरिया अपने कब्जे में करना बहुत ज्यादा इजी या आप कहें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। क्यों? क्योंकि क्रीमिया का एक्सेस भी यहाँ से मिल रहा था रशिया को, राइट। तो क्रीमिया अभी भी रशिया के अंडर है, बट अब क्रीमिया तक सप्लाईज पहुंचाना भी अगेन इजी हो रहा है, क्योंकि क्रीमिया और अगर जो हमारा ये नाइप्रो रिवर वाला एरिया है या जो खरसन वाला एरिया है, दे आर वेरी मच स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए अब क्या हो रहा है, व्हाई इट इज इन न्यूज कि जो रशियन डिफेंस मिनिस्टर है सर्जेई शोइगु, उन्होंने ऑर्डर किया है कि वो ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे फ्रॉम द वेस्ट बैंक ऑफ नाइप्रो रिवर। तो अगेन इन द लेक्चर आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगा कि वेस्ट बैंक और ईस्ट बैंक दोनों का जो अब इंपॉर्टेंस अपना अपना क्या था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। First, it is a non-constitutional, non-statutory body created by Union Cabinet resolution. Second, it works for sustainable development and management of groundwater resources of the country. Third, CGWB, yani ki Central Groundwater Board, functions under the Jal Shakti Ministry. Which of the following statements mentioned above is are correct? A 1 only, B 2 and 3 only, C 2 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। तो क्यों? अब जो हमारा नाम पता लग रहा है हमें क्या है इस बोर्ड का नाम, दैट इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ठीक है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो हाउ कैन इट मैनेज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट या मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री। ठीक है, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर जब आ रहे हैं उसे स्टैब्लिश किया जा रहा है, इट शुड बी स्टैब्लिश बाय अ स्टैट्यूट ओनली। ठीक है, तो अब इसे स्टैब्लिश कैसे किया गया था, बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी में, कैसे, अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 1997 के अंदर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की बात हो रही थी यहाँ पे, और इसका फंक्शन क्या हो रहा है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इसके अंदर आता है, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन जो है ये वो भी इसी के अंदर आता है। तो ये बेसिकली एक ऐसी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो साइंटिफिक सर्वेस को कैरी आउट करे, एक्सप्लोरेशन को कैरी आउट करे, या मॉनिटर कर सके हर तरह की ऐसी डेवलपमेंट, या मैनेज कर सके, रेगुलेट करे क्या कंट्री की जो वास्ट ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं, जो कि इनिशियली या वैसे टेक्निकली यूज किसके लिए होते हैं, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए और इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग म्यूकोरमाइकोसिस। First, the disease is caused by a group of molds called mucormycetes that live throughout the environment, including in soil and plants. Second, molds can get into sinuses and deposit there, and they can get into the air spaces in the head. Which of the above statements are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है कि जो म्यूकोरमाइकोसिस है एक ऐसी डिजीज है जो कि अगेन अब कैसे है, फंजाई यानी कि मोल्ड से फैलती है। ठीक है, एंड इट इज लिविंग थ्रू आउट द एनवायरमेंट, किस एरिया में भी, सॉइल में भी होता है ये एंड प्लांट्स में भी होता है, एंड इट इज सीन थ्रू आउट इन द वर्ल्ड।
तो ये एक्वायर कर सकती है क्या? अब मोल्ड तो कहीं पे भी डिपॉजिट हो सकते हैं, राइट? तो इवन हमारे शूज पे भी डिपॉजिट हो जाते हैं, जो लेदर शूज होते हैं या कोई भी ऐसी जगह जो कि रिक्वायर्ड या यूज नहीं की गई है काफी एरिया तक, तो मोल्ड्स वहां पे भी डेवलप हो जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्वायर कर सकती है हॉस्पिटल्स में काफी सारी जगह, यानी कि वल्नरेबल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के अंदर जो है ये ट्रांसफर हो सकती है। एंड जब वो हॉस्पिटल के लिनेंस के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकती है, ट्रैवल कर सकती है वेंटिलेशन सिस्टम से भी एंड एडहेसिव से भी, ठीक है, जो कि यूज होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन एज वेल। तो ये फैमिली ऑफ फंगस है जो साइनसेस में जाके डिपॉजिट हो सकती है एंड कैन गेट इनटू द एयर स्पेसेस इन योर हेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि consider the following statements regarding Asian Infrastructure Investment Bank. First, Asian Infrastructure Investment Bank is a multilateral development bank with a mission to improve social and economic outcomes in Asia and beyond. Second, all the G20 nations are members of AIIB. Third, China is the largest shareholder in the bank, followed by Russia. Which of the above statements are correct? A, 1 only, B, 2 and 3, C, 1 and 3, D, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है अगेन ऑप्शन नंबर ए। कि ऑप्शन नंबर ए बता रहा था कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। क्या कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है। कि मिशन क्या है यहाँ पे हमारा कि सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स जो है एशिया की या बियॉन्ड जो एशियन बाउंड्रीज है, अगेन सोशल एंड इकोनॉमिक्स के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे हेल्थ की, राइट, हेल्थ सेक्टर को भी इंप्रूव करने की बात करी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो ये सब कुछ के लिए एस्टैब्लिश किया गया था क्या? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। Whereas all the G20 nations are definitely not the members of AIIB. ठीक है, चाइना holds the largest shareholder position in the bank, but रशिया उसको फॉलो नहीं करता। फॉलोड बाय कौन सी कंट्री है हमारे पास? इंडिया, राइट, इंडिया फॉलो करता है, दैट इज 7.6%। रशिया उसके बाद आता है 6.01% और जर्मनी 4.2% एज वेल। ठीक है, तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसके? बीजिंग, और एस्टैब्लिश हुई थी 2016 में। 57 फाउंडिंग मेंबर्स थे, बट अब 100 मेंबर्स हैं, बट नॉट ऑल द G20 नेशंस आर द मेंबर्स ऑफ AIIB। तो वोटिंग राइट्स की बात करें एज पर द शेयर होल्डर है, बट जो रीजनल मेंबर्स हैं यानी कि हमारे अब एशियन कंट्रीज जितनी भी है 75% से ज्यादा वोटिंग पावर उन्हीं के हाथ में है। So next question we have is consider the following statements with respect to Vikram S. First, it is India's first privately developed launch vehicle. Second, it is a 3-stage suborbital launch vehicle. Third, it uses a single-piece fully 3D printed second-stage rocket engine powered by semi-cryogenic fuel. How many of the given statements are incorrect? तो यहाँ पे incorrect statements जो आपको बतानी है। A 1 and 3, B 2 and 3, C all the 3 statements, D none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। विक्रम एस जो है पहला प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल तो है ही है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड कमेंट बॉक्स में अब आप बताएंगे कि कौन सी कंपनी है जिसने विक्रम एस को बनाया है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट इसीलिए है कि सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। अब इसमें क्या फर्क है कि मल्टी स्टेज और सब ऑर्बिटल व्हीकल में और सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल व्हीकल में क्या फर्क है? दैट इज कि जब हमारे पास पहले इनिशियली जब हम बात करते हैं तो सिंगल स्टेज नहीं होता था, दैट वाज मल्टी या 3 स्टेज जो सब ऑर्बिटल व्हीकल लॉन्च होते थे। कि इनिशियली लॉन्च के टाइम पे 3 पार्ट्स जो है इकट्ठे रॉकेट के वो जा रहे हैं, या 3 पार्ट जो हमारे ये लॉन्च व्हीकल के जा रहे हैं, बट जैसे जैसे इनिशियली अपर इन द एटमोस्फेयर या एटमोस्फेयर से बाहर स्पेस वाली साइड जाना शुरू हो जाता था, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लॉन्च व्हीकल जो है वो टूट के गिरने लग जाते थे, एंड इन द एंड अ डिफरेंट और अ सिंगल पोर्शन जो है वो ही स्पेस तक पहुंच पाता था। बट वेयरएज जो अब ऐसे हम लॉन्च व्हीकल्स या ऐसे सैटेलाइट्स है, ऐसे बहुत सारी जितने भी हमारे स्पेस व्हीकल्स है उनको डेवलप कर रहे हैं क्योंकि एक सिंगल स्टेज में ही पहुंच जाए, यानी कि पूरे के पूरे जैसे लॉन्च किए गए हैं वैसे के वैसे जो है वहां पे जो कि डिजायर्ड उनकी पोजीशन होती है वहां पे पहुंच जाए, ठीक है। एंड स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि विक्रम रॉकेट जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं यूजिंग अ सॉलिड एंड क्रायोजेनिक फ्यूल, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या चीज बताई गई थी कि सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल। तो क्रायोजेनिक इज कि बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर रखा गया फ्यूल, ठीक है। सेमी क्रायोजेनिक पे नहीं है, सॉलिड एंड बिल्कुल ठंडा ऐसा फ्यूल जो है वो यूज किया जा रहा है इसमें। और ये कैपेबिलिटी क्या है विक्रम एस की कि 290 से 560 केजीज जो है वो पेलोड लेकर जा सकता है कहां पे? सन के सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये जो स्टार्टअप क्या है उसका क्या नाम है? दैट इज अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। उन्होंने भी एक चीज अनाउंस की है
कि सक्सेसफुली उन्होंने टेस्ट फायर किया है वर्ल्ड का पहला सिंगल पीस फुली 3D प्रिंटेड। अगेन ये क्वेश्चन जो है लास्ट वीक के घटना चक्र में विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स का जो था उसमें मैंने आपको अग्निलेट और अग्निकुल के बारे में बताया था एंड साथ ही साथ 3D प्रिंटिंग के बारे में भी बताया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये कॉन्सेप्ट है। तो अगेन आपको इसका आंसर पहले ही पता होना चाहिए था कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी। क्यों? क्योंकि अग्निकुल और अग्निलेट जो है टुगेदर, ठीक है, अब 3D प्रिंटेड जो है इंजन उन्होंने सबसे पहला वर्ल्ड का बनाया है, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट हो ही नहीं सकती थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज आर द मेंबर और मेंबर्स ऑफ बोथ एशियन एंड ईस्ट एशिया समिट? फर्स्ट इंडोनेशिया, सेकंड लाओस, थर्ड साउथ कोरिया, फोर्थ ब्रुनेई। चूज द करेक्ट कोड। A 1 and 3 only, B 2 and 3 only, C 1 2 and 4 only, D all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि मेंबर्स ऑफ एशियंस कौन से हैं, दैट इज ब्रुनेई, ठीक है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस। तो अगेन यहाँ पे मेंबर कौन नहीं था? साउथ कोरिया, राइट। सिमिलरली ईस्ट एशिया समिट में क्या मेंबर्स है? 10 मेंबर्स हैं, 10 एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, इंडिया, न्यूजीलैंड है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। साउथ कोरिया मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन का मेंबर नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर नहीं है। So next question we have is कि climate finance delivery plan is an initiative of member states of A G20 group, B OECD group, C all UNFCCC members, D joint effort of India and France। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज OECD ग्रुप। तो OECD की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर यही है कि एक जो है COP27 अगेन क्या है, हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करते हैं, पेरिस एग्रीमेंट में जो चीजें ले डाउन की गई थी उसको फॉलो करने की बात करते हैं। तो सिमिलरली जो COP26 में प्रोमिसेस किए गए थे कि आपको अगर इकोनॉमी में सस्टेन करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन वे में, राइट, यानी कि आप फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर अगर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, देयर इज अ मिनिमम बजट जो कि रिक्वायर्ड होगा कि आप किसी ऑल्टरनेटिव मेथड पे जा सके, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग में ये चीज है कि एक तरह से क्या स्टेट किया गया है कि डिसमिसल फेलियर टू मीट द 100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंसिंग गोल, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज ने पुश किया था टारगेट ईयर फॉर अचीविंग इट टू बी 2025, दैट इज से 2020 से लेके 2025 तक। लास्ट ईयर COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, तो डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा था कि जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग डिलीवरी प्लान है टू मीट द गोल यूजिंग द OECD रिपोर्ट, तो जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क या 2016 का रोड मैप है, क्लेम किया था कि जो अब गोल है दैट वुड बी मेट इन 2023, कि जो ये टारगेट है 100 बिलियन दैट वुड बी अचीव्ड बाय द एंड ऑफ 2023, बट इट इज नोवेयर नियर 100 बिलियन, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट अब क्या किया गया है, डेवलप्ड कंट्रीज ने फर्दर 2023 का टारगेट जो है वो पुश कर दिया है 2025। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट वाज सेट अप बाय द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। Second, Belgium has joined the alliance recently at COP27. Select the correct statement using the codes given below. A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी की दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो जो ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस है इसको सेटअप किया गया है फॉर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के लिए, ठीक है। सो अब क्या काम है कि अगर हम क्या बात कर रहे हैं COP26 में, अगेन मैं बता रही हूँ पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे हमने लेकर आनी है अपनी ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर है दैट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस। सो एज अ रिजल्ट व्हाट इज बीइंग स्टेटेड कि हमें ऑल्टरनेटिव मेथड्स पे जाना है, रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना है, फॉसिल फ्यूल्स का त्याग करना है एंड ऑल दिस, राइट। तो अब उसके लिए अगेन एक और अलायंस बनाई गई है दैट इज ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। तो अगेन यहाँ पे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड विंड एनर्जी पर्टिकुलरली टारगेट किया जाएगा। तो 9 ऐसे नेशंस हैं जिसमें बेल्जियम, कंबोडिया, जर्मनी, आयरलैंड, जापान एंड नीदरलैंड्स, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ने ज्वाइन किया है क्या, ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, जो कि कहां पे हुआ COP27 में, और कमिट किया है कि रैपिडली एक्सपैंड करेंगे ऑफशोर विंड को ताकि एड्रेस कर सके क्लाइमेट चेंज को और एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न्स को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन। First, it is a joint initiative of Ministry of Environment, Forest and Climatic Change and United Nations Development Program. Second, it was launched at COP27 Sharm el Sheikh
Third, to encourage the youth between the ages of 18 to 23 years to become message bearers of sustainable lifestyles. Which of the statements given above are correct? A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। तो अब इसको डिस्कस करने के बाद एक क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है, वो यही है, पहली चीज कि अब ये आंसर डिस्कस करते हैं, दैट इज कि जॉइंट इनिशिएटिव क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ठीक है, और इसको लॉन्च कहाँ किया गया था, COP27 में शार्म एल शेख में जो इजिप्ट में ऑनगोइंग है, दैट इज 18 को एंड हो गया था, राइट। सो टू एनकरेज द यूथ कि वो अपनी अब लाइफ में क्या इनकलकेट करे, दैट इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो अब एजेस कौन सी इसमें इंक्लूडेड है, 18 से 23 ईयर्स का, ताकि एक मैसेज दिया जा सके, ताकि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर फ्यूचर जो है वो अटेन किया जा सके, राइट। तो अब मेरा क्वेश्चन यही है कि जो अब ये मिशन यहाँ पे मेंशन किया गया है क्वेश्चन में कि इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन, इज इट द सेम एज द लाइफ मिशन जो कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री या अगर आप कहें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, इज इट द सेम थिंग और नॉट, ठीक है, एंड इफ इट इज द सेम थिंग हाउ, एंड इफ नॉट देन हाउ, ठीक है। आप ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट एशिया समिट। First, it is an initiative of the ASEAN and refers to the annual meeting of heads of the states or governments of the member countries. Second, members of the EAS, that is East Asia Summit, includes both Asian and non-Asian countries. Third, this year it is being celebrated as the Asian-Indian Friendship Year. Which of the above statements is correct? A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है कि जो ईस्ट एशिया समिट या एशियन इनिशिएटिव है वो एक तरह की ऐसी एनुअल मीटिंग्स होती हैं जहां पे स्टेट्स के जो हेड्स होते हैं या जो गवर्नमेंट्स के हेड होते हैं वो आपस में मिलकर डिस्कस करते हैं कॉमन कंसर्न्स और इंटरेस्ट। तो ये शुरू हुआ था 2005 में, पहली मीटिंग हुई कुआलालंपुर मलेशिया में। तो जो मेंबर्स हैं ऑफ ईस्ट एशिया समिट, इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं, एशियन मेंबर्स भी और नॉन एशियन कंट्रीज भी। तो जो 10 एशियन कंट्रीज हैं वो ही नाम दिए गए हैं आपको। अपार्ट फ्रॉम दिस जो एशियन मेंबर स्टेट्स जो कि ईस्ट एशिया समिट के हैं उसमें कौन से इंक्लूड किए जाते हैं, इंडिया, चाइना, जापान, रशिया, ठीक है, एंड अब यूएस की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया एंड कोरिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया जो है उन्होंने ज्वाइन किया था 6th ईस्ट एशिया समिट में 2011 में, ठीक है। और ये 6 प्रायोरिटी एरियाज के ऊपर जो है डिस्कशन करते हैं जो कि क्या है, एनवायरमेंट एंड एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, पैंडेमिक डिजीजेस, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट और एशियन कनेक्टिविटी। तो इस साल जो है ये अपनी 30th एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो एशियन इंडियन रिलेशंस के लिए भी साथ में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर A. Financial Action Task Force, B. Global Counter-Terrorism Forum, C. Regional Anti-Terrorist Structure of SCO, D. Egmont Group. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एगमॉन्ट ग्रुप। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज की है 3rd मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द नो मनी फॉर टेरर, ठीक है। तो जहां पे कौन से पार्टिसिपेंट्स, कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, 75 कंट्रीज होंगी जो कि एक्सपेक्टेड है कि अटेंड करेंगी। अब इसका क्या काम है इस कॉन्फ्रेंस का कि ये एम करती है कि जो अब डिस्कशंस किस चीज के ऊपर होती है कि जो टेररिस्ट है उनको फाइनेंसिंग कैसे हो रही है उसे रोका जा सके, ठीक है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस चीज को कैसे हम जो है सस्टेन कर सके, जो टेररिस्ट है उनको फंडिंग ना हो सके। तो यहाँ पे 2 कॉन्फ्रेंसेस इसकी पहले हो चुकी हैं। 3rd अगर हम कहें कॉन्फ्रेंस है, पहली पेरिस में हुई, 2nd मेलबर्न में हुई। तो इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है इस बार, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स, एंड ओवर 100 कंट्रीज जो है इसमें जनरली जो है इंक्लूड होती हैं, जिनको ज्वाइंटली क्या कहा जाता है, एगमॉन्ट ग्रुप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि ग्लोबल डैशबोर्ड फॉर वैक्सीन इक्विटी इज अ जॉइंट एफर्ट बाय फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेकंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, फोर्थ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। A 1 2 and 3 only, B 2 3 and 4 only, C 1 3 and 4 only, D 1 2 and 4 only। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि ये ऐसे अब तरह के डैशबोर्ड है, ठीक है, वैक्सीन इक्विटी के लिए एक जॉइंट वेंचर किस का, यूएनडीपी का
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। कोऑपरेशन कौन यहाँ पे है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम की। तो एक तरह से अगर हम बात करते हैं ग्लोबल डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड में हम क्या चीज एंटर करते हैं, डेटा एंटर करते हैं। तो बेसिकली डेटा रख रहे हैं कितनी वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम थ्रू आउट द वर्ल्ड के अंदर। तो अब इनकी रिसर्च ये कहती है कि ओनली 1 in every 4 people have been vaccinated with at least 1 dose of COVID shot and middle income countries as of November 9, 2022. बट अगर हम इसे कंपेयर करें विद हाई इनकम कंट्रीज तो 3 out of every 4 people have got at least 1 dose of the vaccination with respect to COVID. So ये अभी इनका ग्लोबल डैशबोर्ड के बेसिस पे जो रिसेंटली इट इज इन न्यूज उन्होंने ये पब्लिश किया है। So next question we have is कि Troika under the G20 refers to A, the top grouping within the G20 that consists of the current, previous and incoming presidencies. B, trilateral trade agreement between the members of G20. C, economic success achieved by the members of G20. D, a special mechanism by which developed countries of G20 can counter increasing threat from China. तो अगेन ये एक सिंपल क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स अगर मैं कंसिडर करूं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो G20 में अब वी नो कि जो प्रेसिडेंसीज हैं वो शिफ्ट होती हैं, राइट। तो जहां पे करंट प्रेसिडेंट जो है कंट्री वो पिछली प्रेसिडेंशियलशिप जो है जिसको मिली थी वो कंट्री, और जो अभी आने वाली कंट्री है, ठीक है, उनके जो वो प्रेसिडेंट जो है बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू G20, इन तीनों की ग्रुपिंग को हम त्रोका बोलते हैं। तो इनकमिंग प्रेसिडेंसी में वी नो कि इंडिया जो है अभी प्रेसिडेंट बनेगा 2023 के लिए फॉर G20, राइट। तो अब प्रीवियस और करंट की जब हम बात करते हैं वो कौन से नेशंस हैं जो कि त्रोका का पार्ट है, राइट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज consider the following statements about climatic change performance index. First, it is published by the United Nations Environment Program. Second, the index is assessed based on 4 factors: greenhouse gas emissions, renewable energy adoption, energy use, and climatic policy. Third, the latest CCPI for 2023 ranks India 8th among the assessed countries. Which of the above statements are correct? A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, none of the above, D, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है कि जो CCPI है उसने पब्लिश किया है 3 NGOs के द्वारा, ठीक है। अब CCPI जो है अब कौन इसको अगर हम कहें यहाँ पे UNEP जो है वो नहीं करता है पब्लिश, इसे पब्लिश कौन करता है, 3 NGOs हैं इसको कोलैबोरेशन में पब्लिश करते हैं। कौन से NGOs हैं? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ठीक है। और ये असेस क्या करती है? 4 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बेसिस पे कंट्रीज को ये असेस करती है जिसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, रिन्यूएबल एनर्जी की अडॉप्शन एक कंट्री कितनी कर रही है, एनर्जी यूज एक कंट्री कितनी कर रही है, और क्लाइमेट पॉलिसी एक कंट्री की क्या है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट के बेसिस पे इंडिया का रैंक जब हम डिस्कस करते हैं वो 2 पोजीशंस जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो यानी कि अब ग्लोबली इंडिया का रैंक है 8th रैंक आउट ऑफ 63 कंट्रीज जिसको इवैल्यूएट किया जा रहा है CCPI 2023 के। एंड इसका रीजन क्या है कि लो एमिशंस हुई है इंडिया की तरफ से विद रिस्पेक्ट टू अगर हम कार्बन इंडेक्स या ग्रीन हाउस इंडेक्स की बात करें, या इंक्रीजिंग यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इंडिया ने अडॉप्ट किया है। तो इंडिया की पोजीशन इस वक्त 8th है विद रिस्पेक्ट टू CCPI इंडेक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज एंड द लास्ट क्वेश्चन इज with reference to Artemis 1 mission, consider the following statements. First, it is only a lunar orbiter mission. Unlike most orbiter missions, has a return to Earth target. Second, primary operating goal of the mission is to study the dark side of the moon and look for traces of water. Select the correct statements. A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दैट इज बिकॉज कि जो आर्टेमिस 1 मिशन है बेसिकली इसका क्या है, ये 43 डेज का एक मिशन है कि क्या करेगा, ये अर्थ से जाएगा टूवर्ड्स मून एंड मून को देखेगा, वॉच करेगा 79 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द मून सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, वापस जो है ये अर्थ में पहुंच जाएगा या अर्थ पे वापस आके टच डाउन करेगा नियरली इन December 2022। तो अराउंड 42-43 डेज का आर्टेमिस 1 का जो मिशन है अब ये क्या है, दैट इज अनलाइक मोस्ट ऑफ द ऑर्बिटर मिशंस, यानी कि
मोस्ट ऑफ द ऑर्बिटर मिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मून के प्लेटफॉर्म तक या मून का जो सर्फेस है वहां तक पहुंचने के लिए, उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए है। वेराज ये अभी तक का क्या मिशन है कि वापस से अर्थ पे आके भी टच डाउन करना है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट है कि इसका एम जो है वो ये नहीं है कि डार्क साइड ऑफ द मून को ये देखे, ठीक है, या ट्रेसेस ऑफ वाटर मून के ऊपर ढूंढे, ठीक है। जो डार्क साइड ऑफ द मून का अगर हम रिसेंटली डिस्कशन करें दैट इज विद रिस्पेक्ट टू चंद्रयान 3, ठीक है, कि चंद्रयान 3 का मेन ये मोटिव रहेगा कि डार्क साइड ऑफ द मून को ये देखे, ठीक है, या ट्रेसेस ऑफ वाटर या लाइफ ऑन मून जो है वो उसका बेसिकली मिशन है, अगर हम रिसेंटली न्यूज में देखते हैं तो, ठीक है। बट वेयर इसका मिशन क्या है यहाँ पे, इसका मिशन जो है सॉरी बहुत ज्यादा बड़ा है, दैट इज कि रिटर्न टू अर्थ टारगेट है, क्योंकि अब इन नियर फ्यूचर जो है, अभी तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे हम अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डमीज को भेज रहे हैं, ठीक है। तो जो चाइना है वो अभी यहाँ पे सिर्फ डमीज को भेज रहा है एंड साथ ही साथ क्या असेस करेगा कि क्या टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं एंड साथ ही साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, ताकि इन फ्यूचर थ्रू दिस आर्टेमिस प्रोग्राम यहाँ से लोग भी भेजे जा सके टूवर्ड्स मून। तो ठीक है, इसका ये एक मिशन है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आती है दैट इज क्यूबसैट्स की। क्यूबसैट्स क्या है, अभी ये बहुत ही अगर हम कहें छोटी सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा छोटी सैटेलाइट्स होती हैं, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर की। तो अब यहाँ पे इसका क्या काम है, ऐसी अगर आप कहें 3 ऐसी क्यूबसैट्स जो है आर्टेमिस 1 में भेजी गई हैं। अब इनका क्या काम रहेगा कि ये उस चीज का डेटा कलेक्ट करेंगी क्या कि अब एक लिविंग सेल जो है वो कैसे मून पे जाके एजिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, बेसिकली ये उसके ऊपर जो है स्टडी करेगा, ठीक है। सो बेसिकली आर्टेमिस 1 का यही फिलहाल मिशन है एंड इट इज नॉट इंटेंडेड टू स्टडी द डार्कर साइड ऑफ द मून। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। लेक्चर पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, गिव इट अ लाइक एंड डू कमेंट द आंसर्स जो मैंने आपसे पूछे हैं वीडियो के अंदर। एंड इन केस अगर आपको आंसर नहीं भी पता, गलत भी लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो सही आंसर जो है हम आपको अल्टीमेटली बता ही देंगे। तो थैंक यू सो मच।